हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम हाउस प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट वीडियो थी, मैंने आपको बेसिक वीडियो जो डाली थी हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के ऊपर, मैंने वो सारे प्रोविजंस बताए थे जो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। तो आई होप आप सभी ने वो प्रोविजंस अच्छे से देख लिए होंगे कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है और न्यूमेरिकल्स करने से पहले कौन कौन सी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अगर आपने देख लिया वीडियो तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये न्यूमेरिकल्स ईजिली समझ आ जाएंगे। नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसको पहले देख लीजिएगा। अगर आपको चाहिए कि आप ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ पाओ तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देख के आइएगा, या फिर प्रोविजंस अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड है तभी ये वीडियो अच्छे से देखिएगा। ठीक है जी। मैंने 2 या 3 वीडियोज़ के अंदर आपको ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करवाने हैं। टारगेट मेरा 5 से 6 न्यूमेरिकल्स करवाने का होता है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल जाए। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं साथ में करवाता हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं और आपने उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करके चलना है। तो वन बाय वन आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर वीडियो को समझिएगा, जिससे आपको हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा। लेट्स गो। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई नोट्स चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल या इनकम टैक्स के रिगार्डिंग कोई क्लासेस आपको चाहिए, तो डिटेल्स आपको क्लासेस के वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हाँ जी। तो देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो कैसे डिस्कस करना है, मतलब क्या करना है इसके अंदर, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले नंबर पे। गोपाल हैज़ अ प्रॉपर्टी हुज म्यूनसिपल वैल्यू, गोपाल के पास एक घर है जिसके म्यूनसिपल वैल्यू आपको 2,50,000 दे दी और फेयर रेंटल वैल्यू 2,00,000 रुपये दे दिया। स्टैंडर्ड रेंट की वैल्यू है 2,10,000 और ये बताया गया कि जो प्रॉपर्टी हैज़ बिन लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ ₹20,000 पर मंथ। देखो, आपने एक जो घर है वो रेंट पे दिया होगा, तभी तो रेंट मिल रहा है और तभी तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट हो रही होगी ज़्यादातर केसेस में। तो आपने अपने घर को रेंट पे दे दिया और जो टेनेंट था ना, वो आपको 20,000 रुपीज़ पर मंथ दे रहा था उस घर में रहने का। लेकिन वो आपका घर छोड़कर चला गया कब? 31 जनवरी 2024 तक। मतलब वो आपके घर में 10 महीने रहा, फेबररी और मार्च के महीने से पहले पहले ही वो चला गया। अब फेबररी और मार्च के महीने में आपको कोई और टेनेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से आपका घर क्या हो गया? खाली हो गया। तो ओइंग टू वैकेंसी का केस यहाँ पे जनरेट हो गया कि आपको टेनेंट अवेलेबल नहीं मिला, जिसकी वजह से आपका घर खाली हो गया। देन अनरियलाइज रेंट का मतलब है जितने पल के लिए भी वो मेरा वहाँ पे पर्सन रहा 10 महीने के लिए, वो टेनेंट ने मुझे अभी तक 20,000 रुपये नहीं दिए हैं जो देने वाले बनते हैं। ठीक है। उसके बाद म्यूनसिपल टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएंगे, जिसको प्रॉपर्टी टैक्सेस भी बोला जाता है। ही हैज़ पेड, यानी ऑनर यानी गोपाल ने खुद पे किए हैं म्यूनसिपल टैक्सेस। म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर कितने परसेंट? 8%। तो जितना भी होगा वो इस वैल्यू में डाल दिया जाएगा, मतलब म्यूनसिपल वैल्यूज़ में डाल दिया जाएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस बन जाएंगी उसकी वैल्यू। एंड देन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 65,000 फॉर द ईयर आपको दे दिया। दैट्स ऑल। सिंपल क्वेश्चन है अब आपका। तो इसको सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं उसको वन बाय वन हम क्या करेंगे? कैलकुलेट पर्पज, मतलब कैलकुलेशन करेंगे उसकी वन बाय वन। तो सबसे पहले ये जो दिया है हमें म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, ये हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में काम आएंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है म्यूनसिपल वैल्यू। तो देख लेते हैं म्यूनसिपल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2,50,000। उसके बाद हमें 2,00,000 रुपये क्या दिया है? फेयर रेंटल वैल्यू। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन लगी है, सोचना मत अभी कुछ भी। ठीक है। तो 2,50,000 म्यूनसिपल वैल्यू हो गई, फेयर रेंटल वैल्यू आपकी 2,00,000 हो गई। दोनों में आपने किस चीज़ को लेना है? विच एवर इज हायर, तो वो आ जाएगा। फिर जितना आंसर आया, स्टैंडर्ड रेंट कितना था? 2,10,000। विच एवर इज लोअर? स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट तक समझ आ गया होगा क्या किया हमने? दोनों में हायर लिया, जितना आंसर आया उसको स्टैंडर्ड रेंट के कंपेयर करके विच एवर इज लोअर ले लिया। यहाँ तक हो गया आपका। अब हमने लेना है एक्चुअल रेंट क्या बनेगा। अब हमने लेना है एक्चुअल रेंट क्या बनेगा। अब देखो, एक्चुअल रेंट जब आपने लेना है तो सबसे पहले पूरे साल का कितना बनने वाला है। देखो, हमने तो पूरे साल के लिए उसको रखा था ना, तो पूरे साल का मतलब है कि 20,000 रुपये का मैंने उसको कहा था कि तुम्हें घर दिया जाएगा किराए पर, और 12 महीने का मतलब मुझे वो 2,40,000 रुपीज़ देना चाहता था। पर उसमें से उसने क्या कर दिया? वैकेंसी ले ली, मतलब इन सिंपल टर्म वो छोड़कर चला गया। तो वो केस कौन सा था जो छोड़कर गया? ओइंग टू वैकेंसी वाला।
तो याद आ रहा है कुछ आपको ओइंग टू वैकेंसी जीएवी का सेकंड केस? अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, बेसिक वीडियो में मैंने बताए थे केसेस ऑफ जीएवी कैलकुलेशन। सर वो तो ऐसा केस था कि अगर ओइंग टू वैकेंसी होता तो वैकेंसी माइनस करने के बाद एआर क्या बनता है, देखो पहले एआर क्या बनता है वैकेंसी माइनस करने के बाद। 2 महीने की वैकेंसी है ना, तो 20,000 इंटू 2 कितना हो गया, ये लीजिए 40,000 रुपये मुझे नहीं मिले क्योंकि वो छोड़कर चला गया घर। तो इसका मतलब अनरियलाइज रेंट भी तो गिवन था ना, कितना, 20,000। ये लीजिए। अब आप कहोगे सर एस्टिमेटेड रेंट कितना बना, 2,10,000, और मेरा एक्चुअल रेंट एक्चुअली में कितना बना, 1,80,000। लेकिन आपने यहाँ पे विच एवर इज हायर लेकर क्या बोला, 2,10,000 होना चाहिए। पर सॉरी, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। ऐसा क्यों सर? केस नंबर 2 में मैंने बताया था कि यहाँ पे ये मैटर करता है कि आपके पास वैकेंसी किस चीज़ की है। अगर ओइंग टू वैकेंसी वाला केस है तो जीएवी हमेशा ही एआर माना जाएगा, चाहे एआर इवन इट इज लोअर देन, क्या है, चाहे वो क्या हो जाए, लोअर देन एस्टिमेटेड रेंट ही क्यों ना हो जाए, फिर भी एआर ही लेना है इफ इट इज ओइंग टू वैकेंसी, इफ इट इज ओइंग टू वैकेंसी। तो वैकेंसी ओइंग टू वैकेंसी केस की वजह से चाहे एआर कम ही क्यों ना हो, फिर भी एआर की वैल्यू को ही जीएवी माना जाएगा। आई होप आपको समझ आया। लेकिन अगर यहाँ नॉट ओइंग टू वैकेंसी होता, सर ये मतलब क्या है नॉट ओइंग टू वैकेंसी? अरे भाई ओइंग टू वैकेंसी का मतलब मैंने दोबारा बता देता हूँ, चलो बेसिक वीडियो में बताया था कि ओइंग टू वैकेंसी का मतलब होता है जब एक टेनेंट हमें नहीं मिला, मतलब हम अपना घर तो किराए पे देना चाहते थे पर वो पर्सन नहीं मिला जिसको देना था, तो वो ओइंग टू वैकेंसी है। यानी आपकी मतलब आप खुद अपनी मर्जी से वो खाली नहीं रख रहे थे, आपको मिला ही नहीं वो पर्सन जिसके लिए आपने वो घर खाली, मतलब जिसके लिए वो रेंट पे देना था अपने घर। नॉट ओइंग टू वैकेंसी का मतलब है वो घर आपने जानबूझकर खाली करवाया क्योंकि वो घर अब आपको चाहिए था। तो आपके किसी पर्सनल रीजन की वजह से कि आपने खुद वो घर रखना है इसलिए टेनेंट को निकाल दिया और इसलिए उस घर को खाली रखा या खुद ऑक्यूपाई करा, तो वहां पे नॉट ओइंग टू वैकेंसी वाला केस आ जाएगा। तो उस केस में नॉट ओइंग टू वैकेंसी में ऐसा कोई एआर नहीं है, उसमें आपने सीधे ही करना है, उसमें आपने सीधे ही मान लेना है कि विच एवर इज हायर। अगर नॉट ओइंग टू वैकेंसी केस होता तो 2,10,000 आता, लेकिन ओइंग टू वैकेंसी वाले केस में 180 ही आएगा। विच एवर इज मतलब विच एवर इज हायर ही लेना होता है, पर ओइंग टू वैकेंसी वाले केस में हमेशा ही एआर आपने लेना है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। आ गई बात समझ में? पर ये दिखाना पड़ेगा आपको, ये सारा पार्ट आपको दिखाना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। अब ये जो आंसर आया ये मैंने यहाँ डाल दिया, मीन्स 180 आपका वर्किंग नोट में से निकल के क्या बन गया, जीएवी बन गया। अब म्यूनसिपल टैक्स भी तो आपने पे किए, म्यूनसिपल वैल्यू कितनी थी, 2,50,000, उसके 8% याद है आपने पे किए हैं, ये लीजिए। अब ये लेने कब है, ये लेने चाहिए थे कि नहीं लेने चाहिए थे? यस, क्योंकि ऑनर ने खुद पे किए। आपने पढ़ा था ही हैज़ पेड, यानी गोपाल हैज़ पेड, इसका मतलब 20,000 यहाँ से लेस हो जाएगा। किसकी वैल्यू का, 2,50,000 का 8% 20,000 बना, वो यहाँ लेस हो जाएगा। तो नेट एनुअल वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 1,60,000। क्या बन जाएगी, 1,60,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मैंने बताया था क्या मिलेगी आपको, सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि जितनी भी नेट एनुअल वैल्यू बनेगी उसका 30% माफ़ कर दिया जाएगा आपको। तो 48,000 वैसे ही लेस हो गया आपकी वैल्यू में से। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी आपको दिया हुआ है। याद रखिएगा इंटरेस्ट दो तरीके का होता है, एक प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट होता है, एक कंस्ट्रक्शन से पहले वाला इंटरेस्ट होता है। कंस्ट्रक्शन से पहले वाले इंटरेस्ट की यहाँ बात ही नहीं करी गई, तो जो भी पिछले साल का इंटरेस्ट है वही यहाँ कंसीडर कर लिया जाएगा। तो सारा का सारा जो भी था वो हमने ले लिया। इसका मतलब फाइनल फिगर क्या बन गई आपकी, ये लीजिए, फाइनल फिगर लेस कर आपकी बन गई 47,000। तो दिस इज अ टैक्सेबल इनकम जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी में मिस्टर गोपाल को जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जो उसकी टोटल टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनाई जाएगी इनकम। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इजी है काफ़ी क्वेश्चन ये वाला, अगर आपको ध्यान से आ जाए। सबसे पहले समझना ही क्या है पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ओइंग टू वैकेंसी की वजह से चाहे एआर कम ही क्यों ना हो, फिर भी मैंने एआर ही लेना है जीएवी के केस के अंदर। लेकिन नॉट ओइंग टू केस में ऐसा नहीं, फिर हमने जो हायर होता सिर्फ वही लेना था, मीन्स फिर यहाँ पे 2,10,000 ही आना था। तो ओइंग टू वैकेंसी और नॉट ओइंग टू वैकेंसी वाला केस याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अब हमारा। हाँ जी, तो केस नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे कि मिस खुशी की इनकम आपको दी हुई है हाउस प्रॉपर्टी इनकम से, तो घर उनके पास 2 हैं, तो उसके बीच में आपको ये फिगर्स दे दी कि म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट क्या रहेगा, एक्चुअल रेंट के बारे में बता दिया कितना मिल रहेगा आपको। अब ध्यान देना यहाँ पे
कि ये जो डेट्स दी है ना, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, कि 1 अप्रैल 2023 के बाद से लेकर 30 नवंबर यानी 8 मंथ के लिए आपने अपने हाउस नंबर 1 में सेल्फ ऑक्यूपेशन रखी और बाकी पीरियड के लिए उसको लेट आउट कर दिया। सिमिलरली इसमें ऑपोजिट कर दिया, हाउस नंबर 2 में 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक 8 महीने आपने लेट आउट करा घर को और बाकी पीरियड के लिए सेल्फ कर दिया। तो आप ये चीज़ समझ रहे हो कि जब हाउस नंबर 1 जितने पीरियड के लिए लेट आउट था उतने टाइम पीरियड के लिए हाउस नंबर 2 सेल्फ रहा, जितने टाइम पीरियड के लिए हाउस नंबर 1 खुद सेल्फ रहा उतने ही टाइम पीरियड के लिए हाउस नंबर 2 लेट आउट रहा। तो इसका मतलब जब ऐसा चलता है ना केस, तो उसमें सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए कैलकुलेशन करी ही नहीं जाती। ये बात याद रखना, उसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड की इनकम को जनरेट ही नहीं किया जाता, उसका बेनिफिट अलाउड ही नहीं किया जाता। तो इस केस में आपको चाहे ओल्ड रिजीम है आपकी, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मीन्स सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैलकुलेशन आप नहीं करोगे, उसमें जो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको मिलती है वो आप यहाँ नहीं ले पाओगे जब अगर आप इस तरीके से अपने घर को चलाते हो। तो यानी इस तरीके से अगर आपका टाइम पीरियड बंधा हुआ है ना, एक घर दूसरा घर एक घर दूसरा घर, तो वहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ लेट आउट आपने निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। म्यूनसिपल टैक्सेस आपको दे दिए पेड और ड्यू वाले। तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि सिर्फ पेड वाले लेने हैं, ड्यू वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, और इंटरेस्ट आपको दे दिया, दैट्स ऑल, कोई मैटर ही नहीं करता। और लोन कब लिया था वो बता दिया, लेकिन लोन की अमाउंट वगैरह मतलब कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए कुछ भी नहीं बताई, तो हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जीएवी निकाल देते हैं। तो जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है जीएवी के अंदर, फेयर रेंटल वैल्यू। पहले एक एक घर की ले लेते हैं ना, 88 और 96। तो फेयर रेंटल वैल्यू कितनी बन जाएगी, 88, और 96 बन जाएगी आपकी ये वाली वैल्यू म्यूनसिपल वैल्यू, विच एवर इज़ हायर सर 96,000। स्टैंडर्ड रेंट निकाल दीजिए कितना है सर 90,000, ये लीजिए पहले घर का है 90,000, तो विच एवर इज़ लोअर बन जाएगा दोनों में से, तो 90,000 लोअर आ जाएगा। अब एक्चुअल रेंट ध्यान देना ज़रा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एक्चुअल रेंट अब कितने पीरियड के लिए आप हाउस नंबर 1 में रह रहे हो, हाउस नंबर 1 में आपको एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है वो 9,000 मिल रहा है पर मंथ, और कितने पीरियड के लिए मिल रहा है, 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च यानी 4 महीने के लिए। तो इसका मतलब आपको जो एक्चुअल रेंट पूरे पीरियड का मिल रहा है वो मिली कितने मंथ का रहा है, 9 × 4 यानी 36,000, और उसमें कोई वैकेंसी तो है नहीं, तो पूरा का पूरा 36 आ जाएगा। अब सर ये वैकेंसी है नहीं, तो इसका मतलब विच एवर इज हायर का केस ही देखा जाएगा। तो 90 में एस्टिमेटेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से हायर कौन सा है, एस्टिमेटेड रेंट। तो एस्टिमेटेड रेंट को ही आपका जीएवी मान लिया जाएगा हाउस नंबर 1 के अंदर। अब हाउस नंबर 2 में बात करते हैं जल्दी से। हाउस नंबर 2 में है 96, 90। तो चलो ज़रा देखो, 96 आपकी ये वैल्यू दी हुई है, 90,000 आपको म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है, विच एवर इज हायर सर फेयर रेंटल वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा सबसे पहले 96,000। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट है स्टैंडर्ड रेंट, वो कितना दिया था 1,08,000। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर लेना है, तो 96 का 96 ही नीचे आ जाएगा। अब एक्चुअल रेंट कितना था सर, अब ये देखो ज़रा, जब हमने एक्चुअल रेंट देखा हाउस नंबर 2 का, वो बन रहा है 15,000 पर मंथ, और कब से कब तक का पीरियड आपने रेंट पे दिया है हाउस नंबर 2 में, हाउस नंबर 2 में 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर यानी 8 मंथ के लिए आपने हाउस नंबर 2 को क्या करा, लेट आउट करा। तो 8 मंथ के लिए आपको 15,000 रुपीज़ मिल रहे थे पर मंथ, तो इसका मतलब 15,000 × 8 कितना बन गया आपका, 1,20,000। तो 96 और 1,20,000 विच एवर इज हायर, 1,20,000। तो इसमें 90,000 हाउस नंबर 1 में बन गया और 1,20,000 आपका हाउस नंबर 2 में बन गया, सिंपल। अब म्यूनसिपल वैल्यू ले लेते हैं, म्यूनसिपल टैक्सेस ले लेते हैं। अब देखो जो ड्यू वाले हैं वो नहीं लेने, मैंने आपको बताया था जो एक्चुअली पे किए गए हैं पिछले साल सिर्फ उन्हीं को लेना है आपने। तो म्यूनसिपल टैक्सेस पे किए गए 30,000 और नील, तो सीधी सी बात है म्यूनसिपल क्या ऑनर ने पे किए हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऑनर ने ही पे किए हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा था कि खुशी की इनकम है ना ये सारी, तो ऑफकोर्स हम मान के चलेंगे। तो इसका मतलब 3,000 आपको यहाँ मिल गया लेस करने के लिए, ये लीजिए। हाउस नंबर 1 में आपकी NAV आ गई 87,000। सिमिलरली हाउस नंबर 2 में कोई म्यूनसिपल टैक्सेस आपके पास गिवन नहीं है, तो आप एज इट इज ही क्या कर लोगे, इसको लेस करके लिख लोगे, तो 1,20,000 इसमें आ जाएगा आपके पास। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब होता है कि NAV का 30% आपको ऑलरेडी लेस कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से।
सेम इसमें और सेम हाउस नंबर 2 में। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो अब इंटरेस्ट आपको दिया है, बोरोड कैपिटल है 10,000 इधर और 42,000, तो 10,000 की डिडक्शन आपको इधर मिल जाएगी हाउस नंबर 1 में, और 42,000 की डिडक्शन इंटरेस्ट की आपको इधर मिल जाएगी। तो व्हाट विल बी द फाइनल फिगर? 87 में से 26,100 चले गए और 10,000 चले गए, तो हाउस नंबर 1 में आपके पास 50,900 की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी और हाउस नंबर 2 में आपके पास 42,000 की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। पर अलग अलग नहीं, आपको एक साथ बताना पड़ेगा कि टोटल हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी बन रही है जो टैक्सेबल होने वाली है। हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 मिला के 92,900 की टोटल इनकम मिस खुशी की टैक्सेबल मानी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। आई होप आपको ये भी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। तो डन हो गया ये भी। चलो आगे, अब थर्ड नंबर पे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन को भी जल्दी से कंटिन्यू करके हमारे क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है उसको और अच्छे से करते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो अब ध्यान देने वाले पॉइंट है, अब बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाला पॉइंट है, उसको ध्यान से करिएगा। क्या? मिस्टर परमपाल सिंह के पास एक घर है जिसको 4 पार्ट्स में बांटा गया है। अब 4 पार्ट्स में घर बटा है, मतलब जो घर है ना उसको 4 हिस्से में डाल दिया है। अब वो 4 हिस्से क्या क्या हैं उन्होंने बताया। देखो, 25% हिस्सा मैं बिजनेस के लिए लगा के चल रहा हूँ, 25% हिस्सा मैंने सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए लगाया हुआ है, 25% हिस्सा मैंने घर को रेंट पे दिया हुआ है, और 25 हिस्सा ही मैंने मतलब 25% को ही मैंने एक अनदर पोर्शन भी रेंट पे दिया है, लेकिन इट इज़ अ नॉन रेजिडेंशियल पर्पस। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी नॉन रेजिडेंशियल पर्पस आता है तो वहाँ पे फेयर रेंटल वैल्यू एक बार निकालनी पड़ती है हमें, और कंपेयर करना ही पड़ता है कि हमारी फेयर रेंटल वैल्यू और एक्चुअल रेंट में से विच एवर इज हायर ही हमारा जीएवी माना जाएगा। समझाता हूँ अभी। तो फिलहाल के लिए ये 4 केसेस हो गए हमारे पास, ठीक है। और जो फोर्थ केस है उसमें नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने 25% आपको घर दिया हुआ है रहने के लिए, रेंट पे दिया हुआ है, जिसका रेंट मुझे 1,000 रुपये पर महीना मिलता है, और 1 अप्रैल 2023 से लेकर 28 फरवरी तक मेरे पास वो रेंट पे रहा घर। इसका मतलब 11 महीने के लिए तो ठीक है, पर उसके बाद मैंने उसको सेल्फ ऑक्यूपाई कर लिया 1 महीने के लिए, तो मेरी वैकेंसी नहीं है वहाँ पे। इट इज़ अ नॉट ओइंग टू वैकेंसी, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ ऑक्यूपाई करा है। मुझे टेनेंट तो मिल रहा होगा पर मैंने उसको नहीं दिया घर, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में म्यूनसिपल टैक्सेस कितने बन रहे हैं? 4,000 बन रहे हैं पूरे घर के, ठीक है। ये चीज़ों से मतलब नहीं होता हमें। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, रिपेयर हो गया, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स, मतलब हमने कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना। हाउस प्रॉपर्टी में कोई भी अदर एक्सपेंसेस का कुछ नहीं करना, जो मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में है बस उसको देख लो अलग, बस और कुछ नहीं करना आपने। एंड द लास्ट थिंग इज कंस्ट्रक्शन लोन का इंटरेस्ट आपने 36,000 पूरे घर का कितना पे किया है? 36,000। मैं वर्ड बोल रहा हूँ पूरा घर, इसका मतलब जब आप 4 पार्ट्स में घर को बांटोगे तो 4 ही पार्ट्स में सारे खर्चे बटेंगे, सारी चीज़ें भी 4 हिस्सों में डिवाइड की जाएंगी, ठीक है। कितने कितने परसेंट के हिसाब से? 25% के हिसाब से, मतलब 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहली चीज़, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यू रिजीम में निकाल के दिखाओ मुझे। अब न्यू रिजीम हमें भी पता है कि पहली बात तो आ जाओ, सबसे पहला ए पार्ट क्या है? यूनिट नंबर 1 कहता है कि हमने अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसको खोला है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे पहली लाइन ही क्या थी हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अंदर, कि अगर आपने अपने हाउस प्रॉपर्टी को किसी बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया तो जो प्रॉफिट उस बिजनेस से मिलेगा, जो घर में मिल रहा है प्रॉफिट बिजनेस शुरू करने से, वो प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस पीजीबीपी में जाएगा, वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, तो उसको तो यहाँ नहीं लेना हमने। और सेकेंड थिंग इज सेल्फ ऑक्यूपेशन। ये भी आपको याद होना चाहिए कि सेल्फ ऑक्यूपेशन की कैलकुलेशन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं मिलती अगर आप नई रिजीम की बात करते हो। तो इसीलिए आपको पढ़ना है यहाँ पे कि यूनिट नंबर 2 इज ऑल्सो यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, which means there is no deduction allowed for interest under head house property. That means there is no need to do the calculation. Net annual value will be nil. आपका आंसर क्या आ जाएगा? nil आ जाएगा। तो पहले 2 यूनिट की तो कोई इनकम नहीं बनने वाली, इट इज टोटली nil आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं यूनिट नंबर 3 एंड 4 के बारे में। अब बचता ही क्या है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 और 4 ही ऐसे यूनिट है जिनको मैंने रेंट पे दिया था, जिसकी इनकम कैलकुलेट हमें करनी चाहिए। तो पहले यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं। वो हमने घर पे दिया
मतलब जो हमने रेंट पे यानी किराए पे दिया 1000 रुपये किराया देकर, हम मतलब 1000 रुपये का पर्सन, मतलब 1000 रुपये के ऊपर हमने किसी को रहने के लिए दे दिया पर मंथ। तो इसका मतलब जीएबी जो है वो पहले थर्ड केस के लिए क्या बन जाएगी आपकी, ना कोई फेयर रेंटल वैल्यू ना म्यूनसिपल वैल्यू, कुछ भी नहीं दिया आपको, सीधे ही क्या दे दिया कि पूरे पीरियड का आपका 1000 रुपये का मंथ आपको मिलता है एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट, और 12 महीने के लिए कितना मिल जाएगा, 12,000। तो कोई वैकेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जितना एक्चुअल रेंट है वही आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जितना एक्चुअल रेंट है वही यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो 12,000 रुपये एक्चुअल रेंट आपका थर्ड यूनिट का बन गया। म्यूनसिपल टैक्सेस पे थोड़ा ध्यान देना है अब आपने। पूरे घर के म्यूनसिपल टैक्सेस थे 4,000 रुपये। आपको अगर याद हो तो पूरा घर है, इसका मतलब पूरा घर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो म्यूनसिपल टैक्सेस भी चारों पार्ट्स के अलग अलग बट जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस है वो चारों हिस्सों के बटेंगे। तो थर्ड यूनिट का एक हिस्सा कितना बन गया, 4,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 1,000। तो 4 हिस्से में जब आप म्यूनसिपल टैक्सेस बांटोगे तो 1,000 रुपये एक हिस्से के आ जाएंगे, मीन्स 1,000 रुपये एक यूनिट के आ जाएंगे। तो 12,000 में से 1,000 चले गए, 11,000 की नेट एनुअल वैल्यू आपकी बन गई। और इसी 11,000 का आपने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस कर दिया। फिर उसमें से आपने क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट भी कितना लेस किया जाएगा, 36,000 है ना पूरे घर का, इसको भी डिवाइड करो 4 हिस्सों में, तो 9/4 का 36 होता है, 9,000 पर यूनिट का आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो 9,000 पर यूनिट का इंटरेस्ट बन गया। आपकी जो फिगर आ रही है आपके पास, जो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम आपको नजर आ रही है वो है -1300। इसका मतलब ये इनकम नहीं है, दिस इज लॉस। तो आपको 1300 का लॉस हो रहा है थर्ड यूनिट को लेट आउट करने से। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब हाउस नंबर 2 नहीं है, सॉरी, फोर्थ यूनिट है। क्या है, फोर्थ यूनिट। तो अब फोर्थ यूनिट का ध्यान दीजिएगा जरा। मैंने बोला था कि अगर आप नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी को घर दे रहे हो किराए पर, तो वहां पे आपको फेयर रेंटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सर वो कैसे निकालेंगे, वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ एक्चुअल रेंट दे रहा है कि 1000 रुपये एक्चुअल रेंट मिला। तो बताता हूँ कैसे निकालना है। देखो, फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है जितना एक्चुअल रेंट आपको मिल रहा है ना, जितना एक्चुअल रेंट मिल रहा है वो एक यूनिट का मिल रहा है आपको, मतलब एक यूनिट मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट का मिल रहा है। पूरा घर कितने यूनिट में डिवाइडेड है, 4 यूनिट्स में। तो आपको क्या करना है, 1000 इंटू 4 कर देना है। 1000 इंटू 4 पर मंथ हो जाएगा, और इंटू 12 करके पूरे साल का फेयर रेंट आपको मिल जाएगा। पूरे साल का फेयर रेंट आपको मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने, 1000 आपका आ रहा है ना, वैसे 1000 आपका आ रहा है एक महीने का, इंटू 4 कर दो क्योंकि 4 यूनिट्स में आप बांट रहे हो इसको, ठीक है, इंटू 12 यानी पूरे साल का फेयर रेंट आ जाएगा। पर मुझे ये बताओ, आपने पूरे 4 मतलब फेयर रेंटल वैल्यू पूरे घर की थोड़ी लेनी है, आपने एक पर्टिकुलर यूनिट की लेनी है। तो आप 4 से नहीं, मतलब पूरे घर की वैल्यू इतनी बन जाएगी, पूरे घर की वैल्यू 48,000 बन जाएगी, पर आपने लेना है पर्टिकुलर यूनिट का। इसका मतलब क्या बनेगा, 1,000 इंटू एक यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 12 महीने। तो पूरे घर की फेयर रेंटल वैल्यू वैसे कितनी है, 48,000 पूरे घर की, उसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा, मतलब कितना बन गया आपका, 12,000। तो एक पर्टिकुलर यूनिट की फेयर रेंटल वैल्यू कितनी बन गई, 12,000। अब आपको एक्चुअल रेंट कितना मिला, देखो उन्होंने बोला था कि एक्चुअल रेंट जो है वो 11 महीने का मिला है। एक महीने मैंने उस घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लिया था, नॉट ओइंग टू वैकेंसी वाले केस के अंदर। तो इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने मतलब जो मुझे रेंट मिला वो मिला ही कितने का, 1,000 इंटू 11, यानी 11,000 रुपये का मुझे एक्चुअल रेंट मिला। तो अब काफ़ी बच्चों के माइंड में आएगा कि 11,000 आ गया, इसका मतलब इसमें 11,000 जीएवी आ जाना चाहिए, इसमें 12,000 आ जाना चाहिए। पर मेरी बात सुन लो, जब नॉन रेजिडेंशियल पर्पस होता है तो फेयर रेंटल वैल्यू निकालना कंपलसरी होता है। तो इसको अच्छे से सीख लो। इस वजह से आपका जो जीएवी है वो 11,000 नहीं बल्कि 12,000 माना जाएगा। तो विच एवर इज हायर केसेस के अंदर वो 12,000 ले लिया जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने 12,000 ले लिया। अब इस यूनिट के भी कितने हैं म्यूनसिपल टैक्सेस, 1000। तो मैंने 1000 उसमें माइनस कर दिया, 11,000 मेरी क्या बन गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन बन गई। ठीक है जी, उसमें मैंने क्या किया, 30% स्टैंडर्ड, सॉरी मेरी क्या बन गई, 1000 आपका वो बन गया म्यूनसिपल टैक्सेस, 11,000 बन गए मेरे नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू का 30% मेरी स्टैंडर्ड डिडक्शन बन गई। और इंटरेस्ट में मुझे कितनी डिडक्शन मिलेगी, सिंपल सी बात है, 36,000 अगर पूरे साल का पूरे घर का है तो पर्टिकुलर यूनिट का कितना था, 9,000। तो इस यूनिट का भी मुझे कितना लॉस हुआ है, 1300 का लॉस
हुआ है। ठीक है जी, यानी कुल मिला के मुझे टोटल लॉस कितना हुआ, मुझे टोटल लॉस हुआ 2600 का। तो 2600 का मुझे टोटल लॉस अपनी हाउस प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी के हेड में नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने बतानी थी जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स।